तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास टेंथ की एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास टेंथ की एक महत्वपूर्ण चैप्टर फिजिक्स का लेकर के आया आया था इससे पहले, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषताएं क्या है। इस सब को पढ़ लिया। उसके बाद हम पुनः एक वीडियो लेकर के आए जिसमें प्रकाश का परावर्तन को एक सही तरीके से डील करने का काम किए थे। तो बच्चों, आज तीसरा टॉपिक लेकर के आया हूं, दर्पण। दर्पण लेकर के आया हूं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार परावर्तन कर सके, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, ये क्लास टेंथ की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, इस चैप्टर में केवल 3 मुख्य पॉइंट होती हैं। कौन कौन? प्रकाश, प्रकाश की विशेषताएं, उसके बाद दूसरी बात हो गया प्रकाश का परावर्तन, तीसरी बात उसमें रहती है कि दर्पण। तो चलिए बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो की जानकारी दे दिया हूं और 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक सही तरीके से मैंने चैप्टर को डील करने का काम किया। तो बच्चों, इसी के साथ मैंने एक पुनः टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है दर्पण। तो चलिए बच्चों, देखते हैं दर्पण क्या है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार परावर्तन कर सके तथा जिसका एक भाग निश्चित रूप से रजतित हो, उसे दर्पण कहते हैं। रजतित का मतलब होता है बच्चों कि एक भाग उसका पॉलिश पेंट किया हो, जिसका एक भाग पॉलिश पेंट किया हो उसे रजतित कहते हैं। जैसे अपने लोग देखिएगा, दर्पण में क्या होता है, एक भाग से पॉलिश पेंट किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो बच्चों उसमें आर पार दिखाई देने लगेगा। इसलिए जिस दर्पण का एक भाग रजतित किया हो उसे दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है समतल, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयिक दर्पण। तो बच्चों चलिए आइए जानते हैं गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण की विशेषताएं और इसकी परिभाषाएं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमने समतल दर्पण की परिभाषा देने का कार्य करते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए समतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें पेज की थोड़ी सी कमी हो गई, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर चित्र का वर्णन करते हैं।
तो बच्चों ये हो गई समतल दर्पण, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह, इसकी जहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो प्रकाश की किरणें सबसे पहले उसके ऊपर ही न पड़ेगा जी। समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें किसी भी अगर दर्पण रखा है तो उसके ऊपर ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपको ऊपरी भाग, यानी परावर्तक सतह, जहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी। तो प्रकाश की किरणें जहां पर ऊपरी भाग में पड़ती है, तो इसीलिए ऊपरी भाग समतल रहती है। ये जो डॉट डॉट के बच्चे चिन्ह दिए हैं, इसका मतलब होता है कि इसके निचली भाग को हम रजतित किए हैं। इस डॉट डॉट का अर्थ होता है यहाँ पर कि यहाँ हम बाहरी भाग को कलई किए, यानी रजतित किए हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो चलिए बच्चे, अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होती है? गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी भी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। वह दर्पण जो किसी भी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो किसी भी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको एक बार ध्यान से समझिए। वह दर्पण जो किसी भी खोखले गोले, जिस गोले के अंदर कुछ भरा नहीं हो, यानी जिसके अंदर खाली हो, खोखले गोले का एक भाग हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। कोई भी गोला है जो अंदर से खाली है, उसके एक भाग को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। तो अब गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है अवतल दर्पण, एक होती है उत्तल दर्पण। एक होती है अवतल दर्पण, एक होती है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती हैं। प्रकार की होती है।
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए तो अवतल और उत्तल किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे अवतल है। अवतल में होता है धंसा हुआ, धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण होता है जो किसी भी खोखले का एक भाग होता है। अब इसमें बात आ जाती है अवतल, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। किसी भी गोला है ऊपर से कलई क्या हो, इसका क्या है परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश पड़ेगी वह सतह क्या है धंसा हुआ है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनता है बाबू? जैसे यहाँ पर अपने लोग किसी भी गोल आकार को बनाते हैं, तो मान लो इसको हम बनाए, यहाँ एक बिंदु लेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे, मूव करेंगे तो एक गोला बनेगा, यानी एक खोखला गोला बनेगा। जब गोला बनेगा तो इसका कहता है कि गोला है जो है अंदर से खाली हो और उसका एक भाग हो। तो इस गोला को हम बाबू दो भाग, पहले एक गोला बनाए, एक क्या किए गोला बनाए और इसको क्या किए दो भागों में डिवाइड कर दिए, तब ना एक भाग मेरा हो गया जी। तो किसी भी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अवतल दर्पण। इस फिगर को हम थोड़ी सी अच्छी तरीके से बनाते हैं एक नेक्स्ट पेज के साथ।
ये हो गई मुख अक्ष। इसको क्या कहते हैं? यहां पर इसे पी बोलेंगे। इसकी आधी भाग जो है ना रजतित करते हैं। क्या करते हैं? आधी भाग को रजतित करते हैं, यानी ऊपर से रंगाते हैं। इसको एम से सूचित करेंगे, इसको एम डैश से। अब जब बच्चों कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, कोई भी प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण में इधर से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी दर्पण आती है, तो यहां पर जैसे गोला बना है तो हम क्या किए, यहां से शेप लिए। इस वस्तु को कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो किसी भी खोखले गोले के एक भाग जहां से ली जाती है, गोले बनाने के शेप में जहां हम बिंदु को रखते हैं, सुई को रखते हैं, ठीक, अगर उसको घुराते हैं तो वो जहां पर सुई रखे उसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसे सुई सी से सूचित किया जाता है। यहां से हम घुमाए तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसे सी से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की अगर किरणें आएगी, कोई भी प्रकाश की अगर किरणें आती है, मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? मुख अक्ष। इसको बोलेंगे पी, यानी पोल, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को सबसे पहले मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ये सब की जानकारी देते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्रुव क्यों ये हुआ? अब कहिएगा कि सर ध्रुव कैसे इसको बोलेंगे? तो ध्रुव क्या होता है बच्चों? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र। यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरणें बच्चों पड़ेगी, रिफ्लेक्ट समांतर अगर पड़ेगी, यहां पर भी पड़ेगी, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र। तो बच्चों इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का एक भाग हो, जिस खोखले गोले जि, जिस खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो, तो उस खोखले
गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते, देखो वक्रता केंद्र इस खोखले गोले के एक भाग है ना जी। सेंटर, या ये सेंटर है ना, यहाँ से घुरा है तो यहाँ की दूरी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम। तो कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो तो उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र समझ में आ गया। तो उसके बाद है पोल यानी ध्रुव। खोखले गोले के ज्यामितीय भाग को, खोखले गोले के ज्यामितीय बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। दूसरी बात, केंद्र पोल एक मिनट इसे लिख देते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र की दूरी को C से सूचित किया जाता है। ध्रुव, पोल, अब है पोल यानी ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग हो उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र, यहाँ पर गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र यहाँ पर हो गई, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव। ध्रुव यानी इसे P से सूचित किया जाता है। तो चलिए इसके आगे एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। एक बात और, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ एक बात पुनः चित्र को देखो, यहाँ वक्रता केंद्र समझा दिए। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? M दिए हैं, यहाँ पर M1 दिए हैं।
इसको क्या कहते हैं, M1 M1 को चलते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। यहां पर जो एफ दिए हैं यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं इसकी जानकारी देते हैं अपने आगे। चलिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी के जहां पर कोई, जहां पर किरणें अपसरित हो गई, जहां पर किरणें अपसरित हो गई, तो यहां पर इससे पहले चित्र में दिए थे वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को ऐप से सूचित किया जाता है, ऐप से सूचित किया और फिगर की लगभग सारी बातें आप लोगों को बता दिए। अब है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जी एक बिंदु पर अपसरित होती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, जो फिगर समझाए थे उसको ही लिखना है भाषा में। इससे पहले फोकस दूरी समझाए हैं उसी को भाषा में लिखना है। भाषा में क्या लिखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है, अपसरित होती हैं, अपसरित नहीं संसरित होगा, यहां पर संसरित होती है, उसे उस बिंदु का फोकस दूरी कहते हैं। फोकस अवतल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। संसरित होते उसे उस बिंदु का अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते इसे ऐप से सूचित किया जाता है। ठीक, चित्र को हम लोग भाषा में लिखने का कार्य किए हैं। अब इसके आगे चलते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको भी फिगर के माध्यम से। अवतल दर्पण की जब बात हो रही तो एक बार देख लेते हैं। M1 M1 क्या है बच्चों? तो यह है फोकस द्वार। M1 क्या है? फोकस द्वार। दर्पण की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस द्वार कहते हैं बच्चों, जिसको हम M1 से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों, क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर। इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसे एक्स और वाई से सूचित करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक्स वाई से मुख्य अक्ष को। यहां पर जो केंद्र बनती है, यह कौन केंद्र हो गया जी? जिसे सी से सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। M और M1 क्या हुआ बच्चों? फोकस द्वार।
इसको क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव यानी पोल। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव, मुख अक्ष, ध्रुव, मुख द्वार, ये या आपको होगी फोकस दूरी। तो बच्चों इसमें क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निश्चित कटान से बना है। ये क्या है बच्चों? ये निश्चित कटान से बना है। यहां पर बच्चों नोट में लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी निश्चित कटान से बनती है। निश्चित कटान से बनती है। तो यहां से यहां की दूरी बच्चों ये बीच की जो दूरी हो गई बाबू, एफ से और पी के बीच की दूरी, एफ से और पी के बीच की दूरी इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस फोकस दूरी, इसे या एफ इसको बोल दो, फोकस दूरी। मुख अक्ष हो गया। तो बच्चों यहां पर क्या हो गई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित कटान से बनती है। अब चलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण की बातें अब कहानी समाप्त होती है। अब चलते हैं उत्तल दर्पण पर। अब चलते हैं बच्चों उत्तल दर्पण पर। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होती है बच्चों? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं बच्चों उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है।
जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको M से, इसको M1 से सूचित करेंगे। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। तब चलिए उत्तल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसको जानते हैं। उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकटवर्ती आ रही प्रकाश की किरणें जिस जगह पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर अपसरित होती होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण पन भी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी इसकी इसकी फोकस दूरी दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण के पीछे चलिए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया M1 M और M1 फोकस द्वार किसे कहते हैं बच्चों? तो दर्पण की लंबाई को फोकस द्वार कहते हैं। दर्पण की लंबाई को फोकस द्वार कहते हैं। या नहीं तो इस फिगर को इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। M1 M और M1 ये हो गया आपको मुख द्वार। मुख द्वार यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर पोल, X और Y मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव क्या कहते हैं? ध्रुव। अब इस पर जो अगर कोई प्रकाश की किरणें आएगी कोई
मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गया। अब आपको फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी एफ। इसमें बच्चों क्या हो गया, तो ये पीछे की ओर कट नहीं रहा है। ये जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वह कटती नहीं है, वह पीछे की ओर अपने माध्यम से विचलित हो जाती हैं, इधर इधर हो जाती है। लेकिन इसको क्या है, प्रतीत किए, ये मुख्य कटा नहीं हुआ, इसको हम पीछे घिसका करके कटने का संकेत किए हैं, यही ना। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे बाबू? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें जब अपसरित, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें जब अपसरित होकर के उत्तल दर्पण के पीछे किसी भी बिंदु पर मिलने की प्रतीत होती है, मिलता नहीं है, अगर प्रतीत होता है तो उस दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पर जो है ना मुख्य कटान से नहीं, इसकी मुख्य कटान से नहीं, प्रतीत किए हैं, पीछे ला करके हम रेखा को घिसका करके देखें कि आगे कटने वाला है कि नहीं है। तो इसको क्या किया, यहां पर ला करके हम प्रतीत किए हैं। अब इसको विशेषताएं क्या लिखेंगे कि यह निश्चित कटान से नहीं, इसकी फोकस दूरी निश्चित कटान से नहीं बनता है। इसकी फोकस दूरी निश्चित कटान से नहीं बनता है। इसकी फोकस दूरी को, फोकस दूरी को, इसकी फोकस दूरी को एफ डैश से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। यह दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे बनता, दर्पण के परावर्तक सतह से पीछे। इस दर्पण को हम, अवतल दर्पण को हम अवतल नहीं है, उत्तल दर्पण को हम उत्तल
दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते तो ये बच्चों हो गई मुख अक्ष। मुख अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। तो अगले चैप्टर में हम मुख अक्ष की लिख देते हैं। उसके बाद मुख द्वार किसे कहते हैं यह भी लिख देते हैं। वक्रता केंद्र लिखाइए दिए हैं, फोकस दूरी भी लिखा दिए हैं। तो चलिए अब छूट गया हमको दो परिभाषा। कौन कौन? मुख अक्ष और वक्रता केंद्र भी लिखा दिए। मुख अक्ष को पहले देखते हैं। मुख अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख अक्ष किसे कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। तो चलिए बच्चों, मुख अक्ष तक हो गया। इसके बाद है, ये तो अवतल उत्तल की बात होगी। एक है परवलयी दर्पण। ये दोनों बात जो अभी इतना हुआ है चित्र पर जो हम वर्णन किए हैं, ये सिर्फ अवतल उत्तल की बात थी। दर्पण तीन प्रकार की होती है। समतल दर्पण की तो कोई विशेषताएं नहीं। ये बात हो गई गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये जो इतना अपने लोग गए हैं फोकस दूरी की ओर, तो ये अवतल उत्तल की बात थी। अब एक दर्पण और बात जाती है, परवलयी दर्पण। तो चलिए देखते हैं परवलयी दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों एक और दर्पण जो बच गया है, परवलयी दर्पण। परवलयी दर्पण की कुछ ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन परवलयी दर्पण को हम बताने का काम करते हैं। परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वह दर्पण जो मुख्य रूप से गोलाकार नहीं होती है, उसे परवलयिक परवलयिक दर्पण कहते हैं। जो मुख्य रूप से यह अंडाकार होती है, इसे कहते हैं परवलयिक
परवलयिक दर्पण। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट हम पुनः जो है ना दर्पण सूत्र और फोकस दूरी के बीच की संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच की संबंध को स्थापित करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दर्पण, उसके बाद पढ़ा दर्पण की प्रकार, उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद परवलयिक दर्पण। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट की क्लास में हम दर्पण सूत्र और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच के दूरी यानी इसके बीच के संबंध को स्थापित करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।